अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, तो मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, आपके मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे, सबको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे। जैसे मान लो हमारा एक फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3 करते 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 xn तक मान लो हमारे पास एक फंक्शन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे, ये है हमारा एक फंक्शन, यहाँ पे देखो बहुत सारे वेरिएबल्स है, तो इन सारे वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग 3D में अगर एक प्लॉट बनाते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, ऐसे 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 ऐसे, अबे यार एक मिनट, ऐसे ऐसे, लो भाई ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा, ये कॉन्टूर टाइप का एक चीज़ हम बना रहे हैं। एक मिनट, ये कुछ 3D में प्लॉट है, ठीक, ये कुछ 3D में प्लॉट है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके बना देता हूँ ताकि समझने में दिक्कतें ना आए। समझ में आ रहा होगा आई गेस आपको कि ये एक हमारा क्या है, 3D प्लॉट है, ओके 3D प्लॉट है। और ये जो, अच्छा नहीं, इसका जो ये वाला शेप जो है ना, ये आपका ऐसा तिरछा वाला हो जाएगा, ऐसा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारा ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा मिनीमा है। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे मिनीमा बढ़ता जाएगा, ठीक है। मिनीमा से हम लोग मैक्सिमा तक जाएंगे जब हम लोग इस पॉइंट में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एक सर्कल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, तो हम लोग इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, x1² प्लस y1² इक्वल्स टू z, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, अगर y1 की जगह x2 मान लेते हैं, y1 की जगह अगर हम लोग x2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ये पता ही आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, बस दिखाना था, दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए कॉन्टूर प्लॉट। अब देखिए अगर मैं इस चीज़ को, ये तो हमारा एक 3D फिगर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2D में दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एनी आइडिया? अगर मुझे इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखाना है तो मैं एक चीज़ का यूज़ करूँगा जो है कॉन्टूर प्लॉट। कॉन्टूर प्लॉट बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक प्लॉट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D में, आई मीन 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर मुझे 2D प्लेन में दिखाना है, 2D में दिखाना है, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्टूर प्लॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो कैसे मैं इस चीज़ को, ये जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो देखिए कॉन्टूर प्लॉट कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा कॉन्टूर प्लॉट। और यहाँ पे क्या है, हम जितना आगे की तरफ जा रहे हैं, जितना बाहर की तरफ जा रहे हैं, z की वैल्यू क्या हो रही है, उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है। जितना अंदर की तरफ जाएंगे z का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, और ये मिनिमम सबसे छोटा वाला पॉइंट है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपका सबसे कम छोटा वाला पॉइंट, यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे छोटा वाला पॉइंट है, ठीक है। तो कॉन्टूर में ये जो सबसे छोटा वाला सर्कल है, ये तुम्हारा मिनिमा को दिखाता है। और जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे, z का वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे हमारा फिगर कैसा है, फिगर हमारा कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसा ही कुछ है ना। रुक जाओ, पहले मैं ऐसे करके कुछ बना देता हूँ। कुछ ऐसा है। सो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये डॉट वाला पॉइंट, ये है ये वाला मिनिमा। अब जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे कॉन्टूर प्लॉट में जो सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे देखो, ये जो सबसे छोटा वाला पॉइंट है, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 0 है। उसके बाद ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, वहाँ पे k का वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ा, यानी हम लोग अब इस रीजन से इस रीजन में आ चुके हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें k की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी अभी हम लोग इस रीजन से इस रीजन में आ चुके हैं। फिर k की वैल्यू 3 है, यानी कौन सा सर्कल,
ये वाला सर्किल, अर्थात हम लोग यहाँ से अब यहाँ आ चुके हैं। फिर के की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पे ये वाला सर्किल। तो ऐसे हम लोग कंटूर प्लॉट के थ्रू, इसका मतलब है अभी हम लोग इस रीजन में, फिर इस रीजन में, ऐसे के की वैल्यू जैसे बढ़ाते रहेंगे, हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही है? नहीं। देखिए कंटूर प्लॉट ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये तो हम लोग जब नीचे से बड़ा हो, नीचे से जब ऊपर आ रहा है तो बड़ा हो रहा है। अगर ये इसका उल्टा होता, अगर मान लो हमारा फिगर कुछ ऐसा होता, तो हम क्या इसको कंटूर प्लॉट से दिखा सकते थे? आप मुझे बताना। अगर मान लो हमारा जो फिगर है वो कुछ अगर ऐसा होता, ठीक है, तो क्या हम इसको दिखा सकते विद द हेल्प ऑफ कंटूर प्लॉट? बताओ। हमें हमेशा कंटूर प्लॉट नीचे से ही ऊपर की तरफ जाता है, ये हमेशा याद रखना, नीचे से ही ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर ये हमारा कंटूर प्लॉट है, ठीक, अगर ये हमारा कंटूर प्लॉट है, एक सेकंड में इसको ज़रा बढ़िया से बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा गंदा लग रहा है। अब फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। अब कंटूर प्लॉट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, वही कंटूर प्लॉट तो सेम ही रहेगा, ऐसा ही जैसा हमें दिखता है ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे यानी जो सबसे छोटा वाला एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, या ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे के की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, चलो मान लेते हैं के की वैल्यू 10 है। फिर जैसे हम लोग इस पार्ट में आए, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि इक्वल टू 10 है, जो कि एकदम सबसे नीचे। उसके बाद जो ऊपर वाला एरिया ये वाला, ये इस नीचे वाले एरिया से थोड़ा सा छोटा है, राइट, थोड़ा सा छोटा है। तो ये वाला जो सेकंड सर्कल होगा वहाँ पे के की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर ऊपर वाला जो एरिया है ये थोड़ा और छोटा है, ठीक है। मतलब इसको आपको ऐसे एज्यूम करके जाना ही होगा, ठीक है। आपको ऐसे एज्यूम कि हम लोग ऊपर की तरफ जैसे जा रहे हैं छोटा होता जा रहा है। तो ये वाला जो नेक्स्ट सर्कल होगा ये वाला, इसका रेडियस और कम होगा, के की वैल्यू 8 होगी। फिर जो नेक्स्ट सर्कल होगा उसमें कम हो जाएगा, यानी इस सर्कल को हम डिनोट कर रहे हैं, के की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर अगला जो सर्कल है वहाँ पे के की वैल्यू 6 है, यानी कि हम लोग इस जगह में और छोटा हो गया। फिर जो ये वाला सर्कल है यहाँ पे के की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि हम लोग इस रीजन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं हमारा जो है छोटा होता जा रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिसेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं हम लोग डिसेंड कर रहे हैं, ठीक। अगर बाहर की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, अगर बाहर की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, ओके। और अगर बाहर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, अगर बाहर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग एसेंट कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में, ये हमेशा याद रखना होगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, z इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3 ऐसे करते करते टिल xn तक है। अब अगर मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल z बाई डेल x, ये करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑफ f बाई डेल xi, ठीक है, यही हो जाएगा समेशन i इक्वल, तो आई मतलब आई जहाँ से हमारा आई बिलोंग्स टू एन हो जाएगा कंस्टेंट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो कैसा दिखेगा, ये बताओ। तो पहले हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स वन, डेल एफ बाई डेल एक्स वन, ये एफ अगर अंदर गया तो डेल एफ बाई डेल एक्स वन। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स टू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स थ्री। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स एन। कुछ ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। अब ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ एफ। अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, डेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं, बस डेल एफ बाई डेल एक्स वन, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स टू, ऐसे करते करते लास्ट की आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स एन। एकदम सिंपल सी चीज़ है भाई, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेसियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है,
एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है ना वो हमेशा कॉन्टूर का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टूर। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। जैसे अगर ये हमारा एक कॉन्टूर टाइप का है, जा साला, तो किसी भी फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा, ये हमारा लेवल कर्व है, ठीक है। इस लेवल कर्व के साथ जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेवल कर्व के साथ जो एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ग्रेडियंट हमेशा तुम्हारा कॉन्टूर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कॉन्टूर के डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ओके। सो ये बात आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसको हम लोग डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द कंटूर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कंटूर की जगह पे लेवल कर्व भी कह सकते हैं, ठीक। लेवल कर्व भी हम कह सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप क्या कहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हेसियन मैट्रिक्स। देखिए हेसियन मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेसियन मैट्रिक्स क्या है। हेसियन मैट्रिक्स है तुम्हारा कुछ नहीं। तो हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसके थ्रू ना हम लोग जो फंक्शन है, जैसे मान लो हमारा z इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ x1 x2 ऐसे करते करते xn तक था, तो इन सारे जो भी तुम्हारे डेटा पॉइंट्स है सबका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाते हैं, और वही मैट्रिक्स होता है हेसियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, डेल जेड बाई डेल एक्स आई अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक मैट्रिक्स टाइप का मिलेगा जहाँ पे सारे जो भी डेटा पॉइंट्स है सबका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो देखो ऐसा हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, अच्छा अगर मैं इसको फंक्शन ही मान लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन मान लेता हूँ, डेल एफ बाई डेल एक्स वन डेल एक्स आई, ठीक है। तो ये पहले जगह पे क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू का स्क्वायर। फिर ऐसे करते करते जो nth एलिमेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितने तरह के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी डेल एफ बाई डेल एक्स है, अगर मैं इसका डेल बाई डेल वाई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, एक ये आ सकता है। और मान लो एक है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई, और इसका अगर मैं डेल बाई डेल एक्स निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, है कि नहीं। तो ये दो तरह के आ सकते हैं। तो एक चीज ये वाला एलिमेंट में क्या होगा, तुम्हारा डेल स्क्वायर एफ कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। सो डेल एक्स टू, ठीक है, डेल एक्स टू डेल एक्स वन, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है रो सेम रहेगा, राइट। सो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये तो कॉलम सेम है और यहाँ पे रो सेम रहेगा इस लाइन में। सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई ये हो जाएगा ये वाला हो जाएगा डेल एक्स वन डेल एक्स टू, फिर ये वाला हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन डेल एक्स थ्री, ऐसे करते करते लास्ट वाला हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन डेल एक्स एन। ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे भी लास्ट में क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू डेल एक्स एन। ऐसे यहाँ से ये लास्ट अगर यहाँ तक हम आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल एक्स एन एन जो है वो वाला, और डेल एक्स वन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग y से डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे हम लोग का है एफ ऑफ जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वन फिर एक्स टू देन एक्स थ्री देन एक्स फोर एंड सो ऑन टिल एक्स एन। अगर ऐसा है हमारे पास और हमारा z है, तो सबसे पहले हम z को x1 से डेरिवेटिव करेंगे, फिर z को x2 से डेरिवेटिव करेंगे, इसी तरह से चलते चलते हम लोग लास्ट में z को xn से डेरिवेटिव करेंगे, इसीलिए इतना आ जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए तो वेक्टर के फॉर्म में डाल रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा। अब सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में भी वही होगा। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास जो वेक्टर है, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। ये जो हमारे पास जो वेक्टर है ऐसा कुछ है ना, डेल जेड बाई डेल एक्स वन फिर डेल जेड बाई डेल एक्स टू या डेल एफ जो भी हम बोल सकते हैं, ऐसे करते करते डेल जेड बाई डेल एक्स एन तक है ना।
अब ये जो है इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको अगर मैं पहले x1 से डिफ्रेंशिएट किया, अगर मैं डेल बाई डेल ऑफ x1 किया, तो ये सब पहले क्या आएगा, डेल z बाई डेल x1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा डेल z बाई डेल x1 डेल x2, राइट। फिर ऐसे करते करते आएगा डेल z बाई डेल x1 डेल xn, इस तरह से आया। अब अगर इसके बाद मैं डेल बाई डेल x2 से सारे इन सबको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डेल बाई डेल x3 से सबको डिफ्रेंशिएट करूंगा, ऐसे करते करते डेल बाई डेल xn से मैं सबको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मेरा हेसियन मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा कैसा दिखता है, हमारा ऐसा दिखता है। ये हो जाएगा हमारा हेसियन मैट्रिक्स, जहाँ पे सबका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक और एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, वो क्या है, ग्रेडियंट ऑलवेज points in the direction, always points ऐसे लिखेंगे, always points in the direction where function is increasing, ठीक है, where the function is increasing। इसका मतलब ग्रेडियंट हमेशा एसेंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, यही तो बात है। अब एक चीज़ आपको मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एसेंट करके लिख देता हूँ। सो सीधा सा बात है, अगर मान लो अगर हमारे पास एक कॉन्टूर का प्लॉट है, ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अबे यार मेरा ना हैंड राइटिंग दिन दिन ख़राब हो जा रहा है, क्या बताएं यार, शिट यार। ऐसा कुछ है, मान लो अंदर जो है, एकदम अंदर जो वैल्यू है, ये k इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर जो बाहर का जो वैल्यू है, ये k इक्वल्स टू 1 है, फिर ये वाला k इक्वल्स टू 2 है, और ये वाला k इक्वल्स टू 3 है, ये वाला k इक्वल्स टू 4 है। तो मेरा ये ग्रेडियंट का डायरेक्शन हमेशा किस दिशा में होगा, जिस तरफ हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, अंदर 0 है 1 है, इसका मतलब हमारा क्या, स्लोप एसेंट हो रहा है, ऐसे एसेंट हो रहा है। तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन हमेशा, ग्रेडियंट तो परपेंडिकुलर होता है कॉन्टूर के, तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग का फंक्शन, जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा उस दिशा में पॉइंट करेगा जिस दिशा में फंक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर अब अगर मुझे बताओ, अगर मेरा कॉन्टूर का प्लॉट ऐसा है, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बना रहना चाहिए, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मान लो हमारा कंटूर कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक बना देते हैं, अबे यार बनाओ 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 बनाओ, ऐसे अगर मान लो मैंने एक और बना दिया। सो यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे जो अंदर वाला है मान लेते हैं k इक्वल टू 4 है, उसके बाद जो बाहर वाला है k इक्वल टू 3 है, फिर k इक्वल टू 2 है, फिर यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, ग्रेडियंट का डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि फंक्शन जिस दिशा में बढ़ेगा उसी दिशा में ग्रेडियंट भी जाएगा। तो उल्टे दिशा में, जिस दिशा में फंक्शन डिसेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, दूसरे कलर से लिखता हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट always points opposite to the direction of इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जिस दिशा में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसके ऑपोजिट दिशा में तुम्हारा नेगेटिव ग्रेडियंट पॉइंट करेगा, ठीक है, ये समझ में रहना चाहिए। तो अगर हमारा यहाँ पे देखें, हमारा फंक्शन बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा वो हमेशा इस दिशा में पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम बाईं तरफ जाए, मतलब अंदर की तरफ जाए, तो फंक्शन छोटा हो जा रहा है, तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप या नेगेटिव ग्रेडियंट हमेशा उल्टे तरफ में पॉइंट करेगा। यहाँ पे भी देखो, अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो फंक्शन बढ़ेगा, तो ग्रेडियंट लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करेगा, तो नेगेटिव ग्रेडियंट राइट साइड की तरफ पॉइंट करेगा। अगर हम सीधा सीधा बोले, नेगेटिव ग्रेडियंट हमेशा डिक्रीज की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑलवेज पॉइंट्स in the direction of decrease, in the direction of decrease,
जिस दिशा में हमारा फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा है उसी दिशा में जो है हमारा नेगेटिव ग्रेडियंट जो है पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, वो ये है कि हेसियन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेसियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्यों है चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है मैं वो भी समझा देता हूँ। ये हमारा डेल स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैट्रिक्स है, एशियन मैट्रिक्स। एक चीज़ हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है, जैसे डेल x1 डेल x2 डेल x1 डेल x3 डेल x2 डेल x1 डेल xn डेल x1, ये जितने भी मिक्स पार्शियल जो भी हैं आपके, ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। जो डेल एफ बाई डेल x2 डेल x1 का वैल्यू भी जो होगा, डेल एफ बाई डेल x3 डेल x1 का भी वैल्यू वही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सारे जितने भी मिक्स्ड पार्शियल्स हैं उन सबके वैल्यू सेम होते हैं। और ये जो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x1 स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x2 स्क्वायर, इन सब के वैल्यू आपस में सिमिलर होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के वैल्यू सेम होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू बाकियों के साथ सेम नहीं होता है, लेकिन एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के साथ सेम वैल्यू रखता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सारे वैल्यू सेम होते हैं। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक। तो चलो एक मल्टीवेरिएट का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो हमारे पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया है, मिनिमम ऑफ, ठीक है, मुझे निकालना है कुछ ये x1 प्लस 2x2 प्लस 4x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 2x2 इसका स्क्वायर। इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, एक x1 वेरिएबल है और दूसरा x2 वेरिएबल है। तो अगर मैं इस फंक्शन को f मान लेता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो मिनिमम x1 x2 लिखेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन को f मान लेता हूँ, f इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स करता हूँ, पहले x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगी, फिर x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगी। सो डेल एफ बाई डेल एक्स वन अगर किया मैं, अरे भाई ठीक, एक सेकेंड। तो चलिए डेल एफ बाई अगर डेल एक्स वन हम करते हैं तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स वन किए तो ये पहले आ जाएगा हमारा 1 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x1 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस x2 क्योंकि x1 तो डेल बाई डेल हो जाएगा, प्लस ये पूरा क्या टर्म आ जाएगा 0। उसी तरह से अगर मैं डेल एफ बाई डेल x2 करूँगा तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। सो x1 ये आपका 0 हो जाएगा, 2 इंटू x2 डेल x2 कट गया, सो 2 आ गया। और डेल एफ बाई डेल x2 ये तो यहाँ पे तो x2 का कोई टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x2 का टर्म है तो ये डेरिवेटिव हो गया, सिर्फ x1 बचा, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस x1। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 4x2 बन जाएगा। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे डेल एफ बाई, अगर मैं सिर्फ डेल ऑफ एफ लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल एफ बाई डेल x1 और डेल एफ बाई डेल x2। यानी ये क्या आ जा रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, डेल एफ बाई डेल x1 क्या है, 1 प्लस 8x1 माइनस x2, 1 प्लस 8x1 माइनस x2, और डेल एफ बाई डेल x2 क्या है, 2 माइनस x1 प्लस 4x2, ठीक है। अब मुझे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए क्या करना होता है, डेल एफ को इक्वल टू 0 करना होता है। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 8x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 2 माइनस x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व किए तो मुझे x1 स्टार मिलेगा, एक ये मिनिमा है और दूसरा मिनिमा क्या है, x2 का स्टार। तो इन दोनों के दो वैल्यूज़ आएंगे। सो एक आएगा यहाँ पे सॉल्व करके आप देखना 0.19 का नेगेटिव और माइनस ऑफ 0.54, ठीक है। सो ये हमारे दो मिनिमा आ गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन करना है तो मुझे डेल एफ जो है, डेल एफ को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे डेल एफ लिख देता हूँ सेकेंड ऑर्डर, अब हम लोग चेक करेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो डेल एफ हमारा क्या है, डेल एफ अभी मैंने दिखाया 1 प्लस 8x1 माइनस x2 और दूसरा क्या है 2 माइनस x1 प्लस 4x2। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेल स्क्वायर एफ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, डेल स्क्वायर ऑफ एफ। सो ये क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 8x1 यानी कि 8 माइनस
पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो मैं डेल बाई क्या बोलते हैं, अगर मैं डेल स्क्वायर एफ किया तो कैसे होगा, कोई मुझे बता सकता है? देखिए अगर मुझे ये निकालना है डेल स्क्वायर एफ, तो पहले डेल स्क्वायर एफ कैसे निकालेंगे? अगर 4 टर्म्स है डेल स्क्वायर एफ में, हमारा पहले क्या आएगा, एक हेशियन मैट्रिक्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू का स्क्वायर आएगा, राइट। और यहाँ पे इन दोनों जगह पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल ऑफ एक्स वन एक्स टू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू एक्स वन। यही तो आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो बता पाओगे? हेशियन मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा जो, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने का बात नहीं है, यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ आए हैं ना, ये जो दो वैल्यूज़ हमें देखने को मिले हैं -0.19 और 0.54, इनका ही खेल है, इनका ही खेल है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। ये टर्म हमें दे क्या रहा है, ये टर्म, पहले ये सारे टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स वन का अगर मैं वापस से डेल बाई डेल एक्स वन किया तो यही आएगा। सो डेल बाई डेल एक्स वन ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स वन, डेल एफ बाई डेल एक्स वन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? डेल एफ बाई डेल एक्स वन क्या हो जाएगा, 1 + 8x1 - x2, यही तो है, ये देखो यार, यही तो है हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स वन। सो यहीं पे मैं वो लिख दूंगा 1 + 8x1 - x2, 1 + 8x1 - x2। सो ये कितना आएगा, एकदम सिंपल है भाई, 0 + 8 आ जाएगा, 0 + 8 आ गया, यानी कि ये 8 हो गया। सो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर कितना आ गया, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर क्या आ गया, 8 आ गया। सो ये टर्म हमें याद रखना है। नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू का स्क्वायर भी करना है। सो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा डेल बाई डेल एक्स टू ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स टू, यही तो है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको करने की कोशिश करता हूँ, सो डेल बाई डेल एक्स टू और डेल एफ बाई डेल एक्स टू क्या है, ध्यान से देखना, ये रहा डेल एफ बाई डेल एक्स टू किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 2 - x1 + 4x2 के साथ ही कर रहा है। सो ये हो जाएगा 2 - x1 + 4x2। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन लेना है, 2 - x1 + 4x2। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, सो व्हाट आई गेट, सो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। सो 4 आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो 4 आएगा। सो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन का डेल एक्स टू का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो इसको भी मैं ये कर देता हूँ, ओके। नाउ मुझे डेल एफ बाई डेल एक्स वन, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन एक्स टू ये परफॉर्म करना है। सो इसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल एक्स वन हम कर रहे हैं किसके ऊपर, डेल एफ बाई डेल एक्स टू के ऊपर। बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल। सो इसका मतलब हमें करना क्या है, डेल बाई डेल एक्स वन ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स टू क्या था, कोई बताओ फटाक से, डेल बाई डेल एक्स टू क्या था, ये रहा डेल एफ बाई डेल एक्स टू, क्या 2 - x1 + 4x2, यही तो था। तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा यार, 2 - x1 + 4x2, ठीक है। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये तो 0 होगा, ये हो जाएगा -1, और ये तो पूरा ही 0। सो ये आ जाएगा -1। सो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x1 x2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x2 x1, ये भी तो देखना है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x2 x1। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेल बाई डेल x2 कर रहे हैं किसके ऊपर, डेल एफ बाई डेल x1 के ऊपर, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा, डेल बाई डेल x2 ऑफ डेल एफ बाई डेल x1 की वैल्यू कितनी है, अगर हम लोग गौर से देखें, सो यहाँ पे देखिए डेल एफ बाई डेल x1 की वैल्यू 1 + 8x1 - x2 है। सो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, 1 + 8x1 - x2। सो
इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सिर्फ -1 ही बचा रहेगा। सो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू एक्स वन ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स टू एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू भी आपकी -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सो ये सारे आपके हेसियन मैट्रिक्स के वैल्यू आपको मिल गए, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है। सो ये वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे 8 मिली थी। अच्छा ठीक है, उस तरह से डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, 4 लिख सकते हैं। अभी तो निकाला, देखो यार, ये देखो 4 निकाल दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स टू डेल एक्स वन, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू -1 है, सो यहाँ पे -1 लिख दिया। और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वन एक्स टू, इसका वैल्यू भी क्या है, -1 है, तो मैंने ये भी लिख दिया। तो देखो जो हमने बताया था कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें देखो मिक्स्ड पार्शियल जो है, मिक्स्ड पार्शियल का वैल्यूज़ हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिक्स्ड पार्शियल के वैल्यूज़ भी सेम है। सो यही है हम लोग का डेल स्क्वायर एफ यानी जो हेसियन मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये है, ये सारे आपके जो भी सम्स थे वो हैं।